नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लेट्स टॉक के इस खास वेबिनार नेक्स्ट जेन रिटेल सॉल्यूशन में। मेरा पहला सवाल नावेद चौधरी जी से है। नावेद जी, एक अनुमान के मुताबिक 2000 के 150 मिलियन ऑनलाइन शॉपर्स की तुलना में 2030 में ऑनलाइन शॉपर्स के 500 मिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। जाहिर है ऑनलाइन स्पेंडिंग में बढ़ेगी। ऐसे में ऑफलाइन रिटेल और ऑफलाइन रिटेलर्स को आप कहां देखते हैं और कितनी तैयारी की जरूरत है? Okay, first of all, good afternoon to everyone, all the participants, and as well as the readers of INX and Daily Jagran. जहाँ तक ये सवाल है, देखिए ओवरऑल ऑनलाइन स्पेंडिंग बढ़ेगी बिकॉज एज अ मीडियम इट इज इंक्रीजिंग, बट बिकॉज ऑफ जो पेनिट्रेशन ऑनलाइन में है और ऑफलाइन में है, तो ओवरऑल मार्केट का भी ग्रोथ होना है। जब मार्केट का ग्रोथ होगा तो ऑफलाइन बढ़ेगा, तो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ ग्रो टुगेदर। सबसे बड़ा रीजन ये है कि अगर प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस आप देखें तो ऑनलाइन contributes to only 40% right now if you take सबका समेशन करेंगे अगर हर कैटेगरी का, स्पेशली आईटी एंड मोबिलिटी जो है वो 40% के आसपास है ऑनलाइन, बैलेंस है 60%। बट ऑफलाइन का महत्व इसलिए बढ़ जाता है कि द कंज्यूमर वांट टू फील द प्रोडक्ट गो टू रिटेल। रिटेल को अपना थोड़ा सा जो मॉडल है वो चेंज करना होगा, जो कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चेंज भी हो रहा है। कंज्यूमर हो सकता है ऑनलाइन बाई करे, बट ऑफलाइन यू वांट टू एक्सपीरियंस इट फर्स्ट। सो वो प्रोडक्ट की प्राइसिंग को मैच करेगा, देखेगा, बट रिटेल पे जाके प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस करेगा, उसकी फीचर्स को समझेगा, और हो सकता है जाकर के ऑनलाइन ही परचेज करे उसको, अगर वहाँ अच्छी ऑफरिंग मिल रही है। सो रिटेल को थोड़ा सा चेंज लाना होगा, जो कि हो भी रहा है। वो ये है कि एनवायरनमेंट जो है रिटेल का, इट हैज़ टू बिकम मोर कंज्यूमर फ्रेंडली, इट हैज़ टू बिकम एक्सपीरियंस जोन। एक मेजर चेंज जो आ रहा है वो ये है भी है कि बहुत से प्लेयर्स जो ऑनलाइन पर हैं, प्रेजेंट हैं, और ऑफलाइन के मास्टर्स हुआ करते थे वो ऑनलाइन पर भी हैं। वो कंज्यूमर को एक स्पेस दे रहे हैं कि आप जाइए रिटेल पर एक्सपीरियंस कीजिए, फीचर्स देखिए, प्रोडक्ट को समझिए, और आने के बाद आप ऑनलाइन पे ले सकते हैं। तो ऑनलाइन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऑब्वियसली वो साफ दिख रहा है, इट्स राइटिंग ऑन द वॉल कि ये ग्रो करेगा, बट साथ के साथ ऑफलाइन को एग्जिस्ट करेगा। बिकॉज ऑफलाइन में दो तीन चीज़ें हैं। एक तो एक्सपीरियंस, जैसा मैंने कहा। सेकंड इज लोकलाइज, जो छोटी जगह हैं वहाँ पर क्लोजर टू कंज्यूमर नहीं है अभी ऑनलाइन, स्पेशली B2 और B3 और B4 टाइप ऑफ टाउन्स। तो वहाँ पर आदमी चाहता है, कंज्यूमर चाहता है कि वो जाए रिटेल पे, देखे प्रोडक्ट को, तब ले। लोकल कनेक्ट रिटेलर का बहुत अच्छा है छोटे टाउन्स में ही। उसने अपनी एक कम्युनिटी बना रखी है। उनके एक सो कॉल्ड नॉन सोफिस्टिकेटेड CRM, उनका पर्सनलाइज CRM काम करता है, जिसके अंदर उनके कंज्यूमर उनके साथ वेल कनेक्टेड है। उनको ऑफर्स बताते हैं, वो मुझे मालूम है मैं ये प्रोडक्ट अगर बेचता हूँ अपने कंज्यूमर को, कल कोई दिक्कत है वो मेरे पास आ सकता है। बट इन ऑनलाइन you have to go to the service center and things like those. So to my understanding, both online and offline are going to coexist, and online का महत्व अपनी जगह कायम रहेगा। ऑनलाइन का शेयर बढ़ सकता है, बट बोथ द थिंग्स आर गोइंग टू कोएग्जिस्ट बिकॉज ऑफ 3-4 रीजंस आई मेंशन। जी बिल्कुल। मेरा अगला सवाल शिवेन निगम जी से है। शिवेन जी, छोटे शहरों में भी 2030 तक जो पर कैपिटा कंजम्पशन 4.3 टाइम्स बढ़ने का अनुमान है। और सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि 2030 में लगभग 90 मिलियन भारतीय घरों के मुखिया मिलेनियल्स होंगे। तो इंडिया में रिटेल सेक्टर को खासतौर से मिनी मेट्रो में आप किस ओर जाते देख रहे हैं? मतलब मेरा सवाल ये इसलिए, मतलब मैं मिलेनियल्स पर मैंने ज्यादा फोकस किया कि 90 मिलियंस जिन भारतीय घरों के मुखिया अगर मिलियंस होंगे, तो जाहिर सी बात है कि रिटेल का जो पूरा टर्न है वो बिल्कुल एक दूसरी तरफ होगा। आप किस ओर ज्यादा देख रहे हैं? बिल्कुल टर्न अराउंड है। आपने बिल्कुल सही मेंशन करा कि आज के जो मिलेनियर है, या जैसे हम जेन वाई कहते हैं, जब ये 2030 तक पहुंचेंगे तो ये जो इनका एज ब्रैकेट है वो 36 से लेकर 48 साल तक का होगा। तो जब 36 से 48 साल तक का जो एज ब्रैकेट होगा तो डेफिनेटली ये हेड ऑफ द फैमिली होंगे। तो हम एक जर्नी है जो अगर हम आज से शुरू करें कि आज वो जिस माहौल में पल बढ़ रहे हैं या जिस माहौल में वो जा रहे हैं, और आने वाले 8-10 सालों में 2030 तक वो कहाँ होंगे, तो वेरी
ट्रूली एज यू मेंशन्ड कि जो ये जेन वाई का है, जो मिलेनियल है, ये उस समय हेड ऑफ द फैमिलीज होंगे। तो नाउ रिटेल को, जो ऑफलाइन रिटेल है या जैसे हम मिनी मेट्रो कहते हैं, टीयर 2 है या टीयर 3 का जो कंज्यूमर है या उसका जो रिटेलर है, उसको सर्विस कैसे देनी होगी। तो हमारा ये पर्सनली मानना है, जो हमने एक्सपीरियंस किया है, कि अगर आपने देखा हो पिछले एक दशक में या उससे भी थोड़ा सा ज्यादा, जो अनऑर्गेनाइज, मोस्टली रिटेल इंडिया में क्या था, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर था। जो रिटेल चल रहा था वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जो पिछले एक दशक में या पिछले 2 दशक में ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ मूव हुआ है। तो जो बच्चे थे, जो अब बड़े हुए हैं या जो आगे जाके हेड ऑफ द फैमिली बनेंगे, तो वो जो पल बढ़ जहां से रहे हैं, जहां से उनकी अपब्रिंगिंग हो रही है, दे आर गोइंग टू डेफिनेटली बी द मोस्टली इन अ ऑर्गेनाइज सेक्टर। आज हमारे फैमिली में हमारे बच्चे हैं, वो ऑर्गेनाइज, वो रिटेल शॉप में जो दिखने में अच्छी होती, वहां जाके वो परचून की दुकान में जाना कोई नहीं पसंद करता, वो गए नहीं होंगे इनफैक्ट। तो ये जो शिफ्ट है अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज की तरफ से, ये बहुत बड़ा एक शिफ्ट है जो कि डिसाइड करेगा। इसमें एक मिथ ये है, जो मैंने फील किया है पर्सनली, कि जब हम ऑर्गेनाइज या अनऑर्गेनाइज का कंपैरिजन करते हैं या जब उसकी तरफ जाते हैं, तो ये माना जाता है, मेजॉरिटी में एक परसेप्शन ये है कि जो छोटे और मंझले व्यापारी हैं ये तो बंद हो जाएंगे। ऐसा है ही नहीं। ऑनेस्टली अगर मैं कैंटाबिल की बात करूं, एक जस्ट फॉर एन एग्जांपल, जो हमारे कैंटाबिल के ओनर है मिस्टर विजय बंसल, जब ये दिल्ली आए थे 1989 में और 2000 में उन्होंने ब्रांड स्टार्ट किया था, वो हम भी तो उस समय भी खासकर गारमेंट अनऑर्गेनाइज था। आज भी हम मोस्टली जो मेरे जॉब वर्कर हैं, फैब्रिकेटर हैं, हम अनऑर्गेनाइज में उनसे डील करते हैं। बट वो एक दुकान से शुरू होकर 2 लाख रुपए से लेके आज हम लिस्टेड हैं, हम 2,500 करोड़ का हमारा मार्केट कैप है। अगर ये ऑर्गेनाइज होता तो कभी इतना ग्रो हो ही नहीं सकता था, बिकॉज वी ऑर्गेनाइज आवरसेल्फ। आज हमने जो 1, 2, 3 बंसल जी ने जो दुकानें शुरू करी, आज वो 400, 500 और अगले हमारा जो टारगेट है, हम उसे 700 दुकानों तक ले जाएंगे और ये 1000 करोड़ 2000 करोड़ तक होगा। तो स्काई इज द लिमिट। इफ यू आर ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर, देन स्काई इज द लिमिट। यू कैन ग्रो इन मेनी फोल्ड्स। तो मेरा ये मानना है कि गोइंग फॉरवर्ड 2030 तक ये होगा, तो ये ऑर्गेनाइज्ड वर्सेस अनऑर्गेनाइज्ड का है। और मोस्टली अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स को ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा टू कैटर बेटर टू द कंज्यूमर, टू स्टे इन टच विद द कस्टमर, योर कंज्यूमर एंड कस्टमर, और उसके साथ ये सारा आगे बढ़ जाएगा। तो ये चलेगा, जैसा कि अभी मेंशन किया उन्होंने, तो चीजें ठीक है। 2030 में रिटेल बहुत बढ़ जाएगा, पिछले 2 दशकों में बहुत बढ़ा है। ये ऑर्गेनाइज का शेयर बढ़ेगा, ई कॉमर्स का शेयर बढ़ेगा, बट ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज से इसको शिफ्टिंग की जरूरत है, जो कि हो रहा है और होगा। तो डेफिनेटली फ्यूचर ब्राइट है। मतलब सबसे बड़ा जो बदलाव है वो वही है कि जो मिलेनियल्स जब घर के मुखिया होंगे और वो अभी ही जिस तरह की चीजों को प्रेफर करते हैं कि वो अनऑर्गेनाइज की जगह पर ऑर्गेनाइज जगह पे जाना ज्यादा पसंद करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि ऐसे में जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है वो बढ़ेगा, और इसको दूसरे शब्दों में कहें तो ऑर्गेनाइज में उनको होना पड़ेगा, जो अनऑर्गेनाइज्ड है उनको अपने एग्जिस्टेंस के लिए ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा। मतलब इसे ऐसे अपॉर्चुनिटी देखना है, जो अनऑर्गेनाइज्ड या छोटे मझोले व्यापारी, उन्हें ऐसे अपॉर्चुनिटी देखना है कि दे हैव अ चांस टू ग्रो मेनी फोल्ड्स। क्योंकि यंग कस्टमर आ रहा है, तो वो अपने आप को अंदर बेसिक्स, अपनी चीजें, अपने प्रोसेस, अपनी टेक्नोलॉजी को जैसे जैसे अडॉप्ट करेंगे, दे विल गेट मोर क्लोजर टू द कस्टमर। तो 2030 आज जेन वाई की बात कर रहे हैं, देन जेन जेड आएगा, ये सारे जनरेशन चेंज होती रहेंगी और ये ऑर्गेनाइज की तरफ ही जाएंगी। हाँ बिल्कुल। तो उसी हिसाब से जो ऑफलाइन रिटेलर्स है और जो बिल्कुल ऑनलाइन सेक्टर में काम कर रहे हैं, उनको भी अपने आप को अपडेट करना होगा। तो मामला यहाँ पर सिर्फ अपडेट होने का है। जैसे वो अपने यहाँ किराने की दुकान है और वो अपने सामान को बढ़ाते रहते हैं, जैसे जैसे डिमांड आती है, वैसे ही उनको खुद को भी अपडेट होना होगा कि जो मार्केट की डिमांड है, जो मार्केट का सिनेरियो दिख रहा है, उसमें उनको अपडेट होने की ज्यादा जरूरत है। तो मेरा अगला सवाल नावेद चौधरी जी से है। नावेद चौधरी जी, भैया आपने कुछ दिन पहले ही देखा हुआ जीडीपी ग्रोथ रेट 13.5% रही है लास्ट क्वार्टर की। इसमें रिटेल सेक्टर की क्या भूमिका रही, मैं आपसे जानना चाहता हूं। और साथ ही ये जो ग्रोथ का जो ट्रेंड दिख रहा है, उसका फायदा रिटेल सेक्टर कैसे उठा सकता है? देखिए, जो जीडीपी की ग्रोथ रही है ना, उसमें रिटेल का कंट्रीब्यूशन इज इंक्रीजिंग। वो तकरीबन 10% के आसपास कंट्रीब्यूशन रहा है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट उसमें यह है कि एम्प्लॉयमेंट का कंट्रीब्यूशन 8% है। सो रिटेल का 10% जीडीपी में और 8% कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉयमेंट। एंड एम्प्लॉयमेंट वेरीज फ्रॉम स्मॉल स्केल टू अ बिगर वन। तो जिसके अंदर रिटेल में एलएफआर भी आ जाता है, तो मिड लेवल और सीनियर लेवल के लोग भी आ जाते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट को बड़ा ग्रोथ मिल रहा है रिटेल से। आफ्टर द पेंडेमिक बाइंग पावर बढ़ी है लोगों की, तो परचेजिंग पावर बढ़ने से रिटेल को पुश मिला है। यही रीजन है कि जीडीपी में 10% 10 to 12% का कंट्रीब्यूशन आ रहा है if we put up all sectors together, and employment is also increasing. Going forward is going to increase as well.
इसकी 2-3 वजह और भी निकल के आती हैं कि जो 51% एफडीआई का ओपन किया है गवर्नमेंट ने, और 100% इन सिंगल ब्रांड रिटेल, which is also going to boost the entire economy, and retail is going to increase leaps and bounds. And as what Shivendra said, by 2030 is going to go a different level, because इसमें बस चेंज ये करना होगा कि लोगों को एक्सपीरियंस जोन्स में कन्वर्ट करना होगा अपनी रिटेल को, ब्रांडिंग को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना होगा, विजुअल्स इंक्रीज करने पड़ेंगे. सो द रिटेल जो अभी करंटली जिस फॉर्मेट में है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये बढ़ेगा, और स्पेस, स्क्वायर फुट स्पेस बढ़ेगी रिटेल की. जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस जोन में उसको कन्वर्ट करेंगे तो स्क्वायर फीट स्पेस बढ़ानी होगी, तो स्पेंडिंग भी बढ़ानी होगी, ऑफ कोर्स विजुअल्स बढ़ाने होंगे. और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आ जाती है वो है हाई एंड गुड्स में अफोर्डेबिलिटी ऑफर्स होने बड़े ज़रूरी हैं. फाइनेंस ऑप्शंस, बिकॉज एक गैप है, एक ब्रिज है जो हमको करना है बिटवीन प्रोस्पेक्टिव कंज्यूमर एंड कंज्यूमर. सो वो किसी की रिक्वायरमेंट तो है बट उसकी पॉकेट अलाउ नहीं कर रही है. तो वो अफोर्डेबिलिटी ऑफरिंग अगर मार्केट में होगी, और जैसे कि आप देखते हैं बहुत से बैंक प्लेयर्स, बैंक एग्रीगेटर्स, फाइनेंस प्लेयर्स, पेपर फाइनेंस कंपनीज, बाय बैक, बाय इन प्रोडक्ट्स. क्या हो रहा है कि अगर आज मैं 1 लाख रुपए का एक रेफ्रिजरेटर लेना चाहता हूँ और मेरी जेब में 10,000 रुपये भी हैं, तो आई विल पुट डाउन कैश डाउन पेमेंट ऑफ 10,000 और बैलेंस में 90,000 को 9, 12, 18 मंथ EMI में विदाउट इंटरेस्ट ऑल्सो, बिकॉज कैशबैक भी होता है, तो मैं उसमें कन्वर्ट कर सकता हूँ. बजाज फाइनेंस इसमें बहुत अच्छा काम कर रहा है रिटेल में, और Tier 2, Tier 3 टाउन्स में बड़ा अच्छा पेनिट्रेशन है. ID और काफ़ी अदर कंपनीज जो हैं उसके अंदर, कैपिटल फर्स्ट, तो बहुत कंपनी आ गई हैं. पाइन लैब बड़ा अच्छा काम कर रहा है, बैंक को एग्रीगेट कर रहा है 21 बैंक्स को, और पेनिट्रेशन बढ़ रहा है. इनोविटी एक प्लेयर है डाउन साउथ, वो भी अच्छा कर रहा है. सो इन लोगों का पेनिट्रेशन बड़ा स्ट्रॉन्ग होने वाला है. Reducing down on the paperwork so that consumer को बड़ी आसानी से प्रोडक्ट मिल सके, तो ये अच्छी रहने वाली है और ये बढ़ने ही वाली है. आई एग्री विद शिवेन ऑन दैट पॉइंट दैट कि ना हमको बहुत चेंज देखने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस जोन्स, विजिबिलिटी, एंड एज वेल एज कम्युनिकेशन इज गोइंग टू बी देयर अ लॉट. रिटेल पर छोटे छोटे मर्चेंडाइज ऑप्शन बनेंगे. रिटेल में हर बड़ी चीज नहीं लग पाएगी छोटे सेंटर्स में, तो स्मॉल मर्चेंडाइज ऑप्शंस विच आर रनिंग इन ऑटो मोड, वो पेपर, फ्लायर, पोस्टर्स का जमाना चला जाएगा. Everything has to move into digital. So overall seems to be a very interesting scenario, और रिटेल बड़ा अच्छा ग्रोथ करने वाला है. और जो कंट्रीब्यूशन अभी रहा है 10% GDP में, जो आने वाले 5 सालों का अनुमान है इंडिया मार्केट के लिए, इट में ग्रो अप टू 15% एंड स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग टू 11 to 12% टू द मैन पावर एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो. बिल्कुल सही रावत जी, जो आपने बताया ना कि एफडीआई ने के कारण, और साथ ही जैसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऑर्गेनाइज सेक्टर में अपने आप को बदल रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें जो कंज्यूमर के कन्वीनियंस के लिए बनाई जा रही है, की जा रही है ना. और जाहिर सी बात है जो कंज्यूमर है वो भी उसी तरफ अट्रैक्ट होगा. मैं क्या देख रहा हूँ कि जो मिनी मेट्रो में मेरे छोटे रिटेलर्स है वो कहीं पीछे तो नहीं छूटते जा रहे हैं. वो कैसे अपने आप को, उनसे कम्पीट नहीं कर सकते, लेकिन उनको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो काम करना पड़ेगा जिसकी वजह से वो अपने आप को एग्जिस्ट करा पाए. हाँ, तो जैसे मैंने आपको बताया कि मिनी मेट्रो में और छोटे रिटेलर्स जो है ना, वो लोग जो हैं अपना काम कर रहे हैं और उन्हें करना भी पड़ेगा. जैसे हमने भी डिस्कस किया, उन लोगों को अपने फॉर्मेट को चेंज करना होगा, अपने जिसको फॉर्मेट को चेंज करके एक्सपीरियंस जोन, अब मे बी पार्शियल एक्सपीरियंस जोन में कन्वर्ट करना होगा, जब जहाँ कंज्यूमर प्रोडक्ट को फील कर सके. बिकॉज उनका एक बड़ा यूएसपी रह जाएगा जो ऑनलाइन रिटेलर्स के पास नहीं है. रोमांसिंग ऑफ द प्रोडक्ट वो अपने पोर्टल पे दिखाते हैं, बट प्रोडक्ट का फील देखने में ही आता है, जो का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट होगा BC टाउन स्मॉल रिटेलर्स का. प्लस एक अच्छी बात यह है कि दे आर वेरी क्लोज टू द कंज्यूमर. उनका अपना एक डाटाबेस है, दशकों से परिवार जुड़े हुए हैं और लोग उनसे मटेरियल लेते आ रहे हैं, प्रोडक्ट्स लेते आ रहे हैं, तो उनको ट्रस्ट करते हैं. ऑनलाइन रिटेल उस ट्रस्ट को ब्रेक करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा. कर रहे हैं, इसीलिए मैं कहता हूँ कि को एग्जिस्ट करेंगे, बट रिटेल का अपना महत्व रहने वाला है. और BC क्लास टाउन्स में बड़ा बदलाव लाना होगा, जो कि रिटेलर समझ रहे हैं और ला रहे हैं. जो नहीं लाएंगे वो एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे.
बट 2-3 चीजें इनके लिए बड़ी अच्छी हैं। फॉर्मेट चेंज करना जो कि वो कर रहे हैं, दूसरा कंज्यूमर से के बड़े पास हैं, वो दे वेरी क्लोज टू द कंज्यूमर बाय 2 थिंग्स, one is product availability and second is the local kind of indigenous CRM they have a well connect with all of them. तो ये चीजें काम करने वाली हैं और मुझे नहीं लगता है कि वो कोई पीछे छूट जाएंगे। बस बात ये है कि ये हमारी सबकी जिंदगी में भी ये आता है, हम भी चेंज नहीं करेंगे तो हम भी इरेलीवेंट हो जाएंगे। इसी तरीके से रिटेलर्स को भी रेलेवेंट रहना पड़ेगा और ये चीज़ों को अगर वो देख रहे हैं और जो जल्दी कर पाएंगे वो बड़े कामयाब होंगे। और ये मैंने अपनी पर्सनल ज़िंदगी में रिटेलर्स को जो हमसे कनेक्टेड है मैंने चेंज होते देखा है। बहुत सी आउटलेट्स को ओपन आउटलेट, अब आप जैसे किराना स्टोर पे जाते हैं तो आप जाके काउंटर पे बोलते हैं मुझे ये चाहिए, लेकिन वही अगर आपको ओपन एंडेड मिल जाए और उसमें आप ट्रेवल करें वन कॉर्नर टू अनदर तो आप एक्स्ट्रा परचेज करते हैं। सो दैट्स एन अपॉर्चुनिटी टू देम कि उसमें इम्पल्स बाइंग बहुत हो जाती है। बच्चा आपके साथ है तो वो भी 4 चीजें ले लेता है। तो छोटे छोटे किराना स्टोर्स को 500 स्क्वायर फीट 700 स्क्वायर फीट वालों को मैंने एक्सपीरियंस जोन, और मैंने से एक्सपीरियंस जोन इट इज टच एंड फील एंड सेकंड इज यू कैन मेक योर ओन डिसीजन एंड पिक अप द प्रोडक्ट फ्रॉम द काउंटर। तो वो दोनों चीजें तब्दीलियां आई हैं, बड़े टाउन्स में ज्यादा आ गई हैं, टीयर 2 टीयर 3 में बाद में आएंगी, बट वो आ रही हैं और ये चेंज लाना होगा, नहीं तो लोग इरेलेवेंट होने लगेंगे। बिल्कुल सही बात है। चेंज लाना सबसे ज्यादा जरूरी है और खासकर बहुत सारे मैंने देखा है कि जो छोटे दुकानदार हैं, छोटे रिटेलर्स हैं, वो भी अब अपने आप को अपग्रेड करने की पूरी प्रक्रिया में हैं और कई टीयर 2 टीयर 3 सिस्टम में वो लोग व्हाट्सएप पर एक्टिव है, जिसमें कि व्हाट्सएप के थ्रू ऑर्डर, व्हाट्सएप के थ्रू पेमेंट, ये सारा कुछ हो रहा है। पर उसके अलावा भी बहुत कुछ करने की जरूरत है, जिस पे हम लोग आगे भी चर्चा कर रहे देखिए हैं। 2-3 चीजें जो बड़ी अच्छी कर रहे हैं। मैं अभी एक और सिंपोजियम में था, एक पैनल डिस्कशन में वी वर डिस्कसिंग दिस, हु थॉट कि एक रिटेल आउटलेट पे कैश इज अ इशू, राइट? हम लोग 30 40 50 व्हाटएवर परसेंटेज यू मूव टू ऑनलाइन पेमेंट्स। आज एक किराना स्टोर वाला भी जीपे या पेटीएम का बारकोड रखता है अपने पास। वो अपॉर्चुनिटी दे रहा है कंज्यूमर की कि वो कहीं जाए नहीं। वो कह रहा है कि आप आते हो मेरे पास और आपके पास अभी फिलहाल कैश नहीं है या चेंज नहीं है, यू कैन स्वाइप थ्रू दैट बारकोड एंड यू कैन मेक द पेमेंट। तो वो क्या कर रहे हैं, वो अगेन अफोर्डेबिलिटी वाले जोन में आ गए। वो कंज्यूमर को इतना अफोर्डेबिलिटी दे रहे हैं कि आप पेमेंट किसी भी मोड में कर दो। ये भी एक सी चेंज है जो कभी हमने सोचा नहीं था और ये बहुत पेनिट्रेट करने वाला है। पेटीएम इज मूविंग इनटू अ डिफरेंट जोन ऑल टुगेदर। वो अदर देन दिस पेमेंट मेथड्स दे आर मूविंग एंड आई थिंक दे आर प्लानिंग राइट नाउ to get into a loan mechanism to I'm not sure how true this is, but मैंने सुना है a loan to small retailers to fresh their outlets। तो काफ़ी कुछ तब्दीलियां हो रही हैं, इंडस्ट्री भी हेल्प कर रही है और रिटेलर्स को भी अपने आप को अपग्रेड करना होगा। सो आई थिंक एवरीबॉडी इज गोइंग टू कोएग्जिस्ट। इट्स अ ह्यूज मार्केट, इट इज अ ह्यूज मार्केट and there is a room for everyone। मेरा अगला सवाल चेतन सहगल जी से है। चेतन जी, क्या लगता है आपको कि कोविड के बाद जो कंजम्पशन पैटर्न में जिस तरह के बदलाव को आप देख रहे हैं, तो यह ट्रेंड रिटेल सेक्टर के लिए कैसे एक बेहतर स्कोप के रूप में सामने आ सकती है? सौरभ जी, कोविड की अगर बात करें जो 2019 में हिट हुआ, उसके बाद से अब में जो एक बदलाव हमने बहुत क्लियरली नोटिस किया, ये मतलब आई थिंक लगातार हर महीने ये रिपोर्ट्स में निकलता आया है और फेब 2020 तो वो थोड़ा सा ट्रेंड चेंज होना शुरू हुआ था। 22 में अभी हमारा ये पूरा रिवर्स ऑर्डर में बिल्कुल हम वापस अपने नंबर्स को टच किए हैं। रिसेंटली जस्ट कुछ दिन पहले की मैंने रिपोर्ट जिसमें पढ़ा था कि जुलाई में 18% का ग्रोथ है फ्रॉम द प्री कोविड लेवल्स, यानी 2019 का जो प्री कोविड लेवल था रिटेल का, उससे 18% की ग्रोथ हमने जुलाई में अचीव करी है। सो ये तो कहना बिल्कुल 100% तय है कि वी आर बैक ऑन ट्रैक। अगर हम लार्जली अगर बात करें कि प्री कोविड लेवल के बाद में कहाँ है, लास्ट मंथ में अगर हम लोगों ने देखा तो डिस्कस किया था, हम 96% के अपने प्री कोविड लेवल को टच कर चुके थे। वो अब 18% और ऊपर निकल गया है। इसका मतलब बहुत सिंपल है कि कंजम्पशन जो है वो कंजम्पशन बिल्कुल ट्रैक पे है और लोग कंज्यूम कर रहे हैं प्रोडक्ट्स और उनका कंजम्पशन बढ़ा है महीने दर महीने। 2-3 फैक्टर्स हैं। आई थिंक
क्योंकि एक ट्रैवल वाला जो पार्ट था वो कहीं ना कहीं अभी तक गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्ट करके रखा हुआ था, और ट्रैवल वैसे ओपन हो गया था बट फ्लाइट्स को पूरी तरीके से ओपन नहीं किया गया था। लेकिन पिछले कुछ महीनों में वो भी कंप्लीट एक्सेस देने के बाद आई थिंक वो जो मूवमेंट अलग से शुरू हुआ उसने कंजम्पशन को एक अलग पुश दिया है, और ये पैटर्न अगर बना रहता है एंड होपफुली बना ही रहना चाहिए, बना ही रहेगा, वी ऑल आर ऑप्टिमिस्टिक ऑन दैट। सो यहाँ से आई थिंक कोई रिवर्स गियर देखने वाला कोई ट्रेंड दिख नहीं रहा है, ये कंजम्पशन आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और कंजम्पशन के साथ साथ जो हैबिट्स चेंज हुई है लोगों की, तो ये जरूर होने वाला है कि किसी एक सेक्टर में आपको ट्रेंड ग्रोथ ज्यादा दिखेगी इन कंपैरिजन टू किसी और सेक्टर के, अगर आप 2019 के उन्हीं सेक्टर्स को एनालिसिस करें तो। फॉर एन एग्जांपल सबसे ज्यादा जो अभी ग्रोथ आई है उसमें स्पोर्ट्स के जितने प्रोडक्ट्स होते हैं, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स होते हैं, स्पोर्ट्स गियर होते हैं, उसका कंजम्पशन इवन मोर देन 100% रहा है 2019 के मुकाबले। तो जिसका क्लियर इंडिकेशन है लोग अभी भी हेल्थ की तरफ अपने आप को देख के चल रहे हैं, और वहां पे वो स्पेंड कर रहे हैं, चाहे वो उसको इन्वेस्टमेंट की तरह समझा जाए, बट दे आर स्पेंडिंग। तो आई थिंक ये ट्रेंड बना रहने वाला है, जो कि बाकी सबकी भी सेम रही है आई थिंक। बिल्कुल, जैसे कोविड के बाद में बहुत सारा मतलब कंजम्पशन का जो पैटर्न था ना, जो लोग खरीदारी कर रहे थे, वो जो बहुत जरूरी चीजें हैं फोकस उस पे था उनका, और लग्जरी पे फोकस जो है वो बहुत कम हो गया था। तो ये जो बदलाव आया धीरे धीरे वापस से लग्जरी की तरफ जो है उनका रुझान बढ़ा है। तो क्या लगता है आपको कि वापस से 2019 के पहले वाली स्थिति में आ गए हैं? परसेंटेज ऑफ खर्च अगर देखिए उसमें एक्सपेंस करने के मामले में, तो उस स्थिति में आ गए हैं या अभी उसमें समय लगेगा? कोविड का जो इम्पैक्ट है खरीदारी के रूप में वो अभी भी बाकी है लोगों में। हाँ, थोड़ा सा समय जरूर लगेगा, लेकिन लग्जरी जिसको हम बोल रहे हैं आई थिंक पहले से अब कंज्यूमर जो है वो ज्यादा समझदार हो गया है, वो ज्यादा इंटेलिजेंट हो गया है, और उसकी डिसीजन मेकिंग जो है वो पहले से बेहतर हो गई है। तो वो अब लग्जरी, नेसेसिटी और नीड में फर्क बहुत अच्छे से कर लेता है कि ये मेरी लग्जरी आइटम है, ये मेरी नीड है, या ये मेरी नेसेसिटी है। तो लग्जरी के ऊपर नो डाउट अगर उसका कंजम्पशन बढ़ रहा है तो लग्जरी की अफोर्डेबिलिटी की रेंज में जैसे ही वो आएगा वो उसको करेगा जरूर, परचेज पे आएगा ही आएगा। जैसा कि नावेद जी ने कहा कि अगर ईज ऑफ ट्रांजैक्शन का ऑप्शंस और बेटर बनाए जाएंगे तो आई थिंक वो लग्जरी उसकी अफोर्डेबिलिटी में भी आ सकता है। अभी लग्जरी है लेकिन वो अफोर्डेबल में आ जाए तो, लेकिन ये डिसीजन मेकिंग आज के टाइम में कस्टमर बहुत अच्छे से करने लगा है कि मेरे को कितना और क्या खर्च करना है अभी, और मेरे को लॉन्ग टर्म की प्लानिंग किस तरीके से करनी है। तो आई थिंक पहले एक टाइम था जब हम लोग शायद अपनी फैमिलीज में देखते थे कि पहले पैसे को इकट्ठा किया जाता था, जोड़ा जाता था, और तब कोई चीज परचेज की जाती थी, और वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती थी। आई थिंक कोविड ने उस लॉन्ग टर्म प्लानिंग को ब्रेक करके शॉर्ट टर्म प्लानिंग में कन्वर्ट कर दिया है सबके लिए। आई थिंक अब शायद 5 ईयर या 10 साल का कोई एजेंडा नहीं बनता होगा, शायद अब 1 साल या 2 साल का एजेंडा बनता है लोगों का। तो बिकॉज इट हैज चेंज, मतलब ग्लोबली वो थॉट प्रोसेस बदल गया लोगों के बीच में। तो शॉर्ट टर्म गोल्स रहेंगे, और शॉर्ट टर्म गोल्स को अचीव करने के लिए आई थिंक कंजम्पशन पैटर्न जो है वो लोगों के बीच में बना ही रहेगा। बिल्कुल, सिमरन जी आपसे भी मैं जानना चाहूंगा, इसी सवाल का जवाब आपसे भी जानना चाहूंगा कि जो चेतन जी बता रहे हैं कि किस तरह से कंजम्पशन पैटर्न में बदलाव आया है और खरीदारी को लेकर के लोगों के माइंडसेट कैसे चेंज हुआ है, आप कितना बदलाव देखते हैं खासतौर से मिनी मेट्रो के संदर्भ में? क्योंकि आपका जो भी कार्य क्षेत्र रहा है वो मिनी मेट्रो ज्यादा रहा है, टियर 2 टियर 3 सिटीज पे ज्यादा रहा है, और हाल के वर्षों में भी अभी आप उधर ही ज्यादा एक्टिव रहे। आप किस रूप में देख रहे हैं इसको? जैसा चेतन जी ने एलैबोरेट किया, आई थिंक ही हैज परफेक्टली कैप्चर्ड ऑल द पॉइंट्स। तो जो भी उन्होंने बोला इससे बाहर कुछ नहीं है, बिल्कुल सच है कि क्या था जो हमने वॉच किया कि जब कोविड था, कोविड नॉट ओनली फॉर कंज्यूमर, फॉर बिजनेस के लिए सबसे बड़ी लर्निंग थी। अगर सबसे ज्यादा कोविड से किसी को फायदा हुआ है, कोविड जैसा नुकसान तो कहीं नहीं हुआ, वंस इन ए लाइफ टाइम में, तो भगवान न करे दोबारा ऐसा होगा, लेकिन फायदा ये हुआ कि उसने बिजनेस को लर्न कराया और करेक्शन मोड में आए। तो हमने ये देखा कि कंजम्पशन पैटर्न जो कस्टमर की डिस्क्रिशनरी बाइंग थी, जहां वो डिस्क्रिशनरी स्पेंड करता था, वो उसने एक समय तो एकदम बंद कर दिया, धीरे धीरे वो खुला और अब लगभग उसकी तरह वापस आ रहा है।
तो जो चीज एकदम डिस्क्रिशनरी थी, जो लग्जरी पे स्पेंड करता था, ट्रैवल इंडस्ट्री आपने देखा सबसे ज्यादा हिट हुई, होटल इंडस्ट्री सबसे ज्यादा हिट हुई, हॉस्पिटैलिटी हिट हुई, आपका आज भी रेस्टोरेंट्स हैं, सिनेमाघरों में आज भी लोग इतना नहीं जा रहे हैं। तो इसकी वजह से ये चीजें जरूर रही। तो हमने एज ए बिजनेस, वो बात होती है ना, रोटी कपड़ा और मकान जरूरी है, तो मकान तो चलो थर्ड नंबर पे आया, लेकिन रोटी भी उसमें जरूरी थी और कपड़ा भी जरूरी था। हम कपड़े में हैं लकीली, तो अच्छी बात यह थी कि तीनों चीजें जरूरी थी। तो उसने डिस्क्रिशनरी बाइंग को सस्पेंड किया, खत्म नहीं करा, हम ये बोलते हैं, उसे थोड़ा सा उसने आगे बढ़ाया। तो अब जाके वो इंडस्ट्री, जैसा चेतन जी ने कहा, वापस आ रही है ट्रैक पर और रिकॉर्ड भी बन रहे हैं। जैसे हमारे केस में क्या था, इनिशियली हमने किया तो देखा कि गारमेंट में, फिर बाद में लास्ट ईयर एक ऐसा ईयर निकला कि जो मंथ ऑन मंथ हमने हाईएस्ट एवर सेल करी है। हमने एक्सपेंशन बंद नहीं करा, हम लगातार नए स्टोर खोलते रहे। उसमें क्या थी, बिजनेसेस के लिए अपॉर्चुनिटी भी थी, क्योंकि जो मार्केट में प्लेयर्स नहीं खोल लेते टीयर 2 टीयर 3 में, हमें फर्स्ट मूवर एडवांटेज भी मिले। फर्स्ट मूवर एडवांटेज हमें तब मिले जब वहां के लोग उस पर स्पेंड करना चाह रहे थे, जो न्यू यंग एस्पिरेंट कस्टमर है। तो डिस्क्रिशनरी बाइंग को लोगों ने सस्पेंड किया, बट अब वो चीजें धीरे धीरे जाके वापस आ रही हैं। तो एज ए अपॉर्चुनिटी भी रही, एज ए लर्निंग भी रही। आज आप देखिए रेस्टोरेंट्स में, इसमें होटलों में काफी भीड़ हो रही है, हमारे पास दर ऑन दर सेल ज्यादा आ रही है, गारमेंट्स में लोग ज्यादा कर रहे हैं। अब इंडिया जो एक इकोनॉमी है, काफी इन्फ्लुएंस रहती है फेस्टिवल से। फेस्टिवल्स हमारी इकोनॉमी को काफी ड्राइव करते हैं, और खासकर रिटेल को। अब सारे फेस्टिवल्स का टाइम शुरू हो रहा है, लास्ट ईयर दिवाली के बाद और उसके बाद बढ़ती रही सेल, हमने हाईएस्ट एवर सेल करी, हाईएस्ट एवर प्रॉफिट्स करे। अब ये लगातार सिलसिला चालू हो गया है। तो वो जो जरूरी बाइंग थी वो लोगों ने उस समय होल्ड करी, डिस्क्रिशनरी बाइंग को अपने सस्पेंड किया, जरूरी बाइंग करी, और अब वो इस तरफ मूव कर रहे हैं। तो काफी अच्छा जा रहा है रिटेल मेरे हिसाब से। अब लोगों ने डिस्क्रिशनरी बाइंग भी स्टार्ट कर दी है। होटल्स के टिकट भी, अब आप देखो फ्लाइट्स टिकट सब कितने महंगे महंगे हो गए हैं, वापस लोगों को घूमने के लिए जगह नहीं मिल रही है। तो उसने लर्निंग ये दी कि हमें पैसे का सही इस्तेमाल करना, किस जगह कहाँ पर जाकर इस्तेमाल करना। बिजनेस को भी लर्निंग मिली, अपने फालतू कॉस्ट को हमने भी कट किया, जिसकी वजह से हम इतना अच्छा सर्वाइव करें। एंड सेम इन द कस्टमर। तो इम्पैक्ट हुई थी ट्रैवल इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी इंसिडेंटली, डेफिनेटली वो जो रिटेल का सेगमेंट था वो हिट हुआ था। बाकी रिटेल के सेगमेंट में फूड एंड ग्रोसरी ने अच्छा किया, जो अपनी गारमेंट इंडस्ट्री थी वो इनिशियली हिट हुई, फिर उसने अब अच्छा किया और आगे बहुत अच्छा भविष्य है। वो वाली भी चीजें वापस आ रही, तो धीरे धीरे कस्टमर वापस आ रहा है। जैसा कि चेतन जी ने कहा, बिल्कुल ठीक है, जो लग्जरी थी लोगों को धीरे धीरे वो अफोर्डेबिलिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो जहां लग्जरी जब अफोर्डेबिलिटी में कन्वर्ट हो गई, बिजनेसेस ने उस पर थोड़ा काम कर लिया, प्राइसेस को रीजनेबल रखा, इजी टू एक्सेस किया। एक्सपीरियंस जोन, जैसा कि चौधरी साहब ने बताया, एक्सपीरियंस जोन जैसे जैसे बनेंगे तो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों चलेंगे। तो ये अच्छा है। धीरे धीरे लोगों ने अपने आप को उसको सस्पेंड करा, और आज जाके सारे लगभग इंडस्ट्री वापस आ रही है। गोइंग फॉरवर्ड इट इज गोइंग टू बी वेरी गुड वन। मेरे हिसाब से आने वाले 10 साल या जितना भी, वो बहुत अच्छा है रिटेल। बिल्कुल, और खासतौर से जब परचेजिंग पावर भी लोगों की बढ़ी है, तो जो चेतन जी बता रहे हैं, जो आपने बताया, तो उसके कारण जो सो उन सब चीजों के प्रति जिनको उन्होंने रोक के रखा था, उसके प्रति खर्च उनका जो है वो फिर से वापस से वो बढ़ा है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। जैसे जैसे अब त्योहार आते जाएंगे, इंडियन इकोनॉमी है, हम भी वेट कर रहे थे, पहला हाफ हमारा गर्मी का ऐसा निकलता है, सेकंड हाफ जाते हैं। अब आप देखिएगा किस तरीके से लोगों का कंजम्पशन पैटर्न होगा। अप्लायंसेस देखिए, आप दुकानों में जाइए, भीड़ लगी हुई है, लोग अप्लायंसेस खरीद रहे हैं, होम अप्लायंसेस कर रहे हैं। रियल एस्टेट, रोटी कपड़ा मकान में रियल एस्टेट में बड़ी ग्रोथ पीछे देखने को मिली है। तो हर चीजें आ रही हैं वापस, सो इट्स गुड फॉर बिजनेसेस, फॉर कंज्यूमर। आई थिंक इट्स गुड गोइंग फॉरवर्ड, इट्स एवरीथिंग इज पॉजिटिव। नाविद जी, मेरा अगला सवाल आपसे है कि इनग्राम माइक्रो ने हाल के वर्षों में बहुत बेहतर प्रदर्शन किया है और एक स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में भी सफल रहा है, और आज इनग्राम माइक्रो देश का एक लीडिंग डिस्ट्रीब्यूशन हाउस है। तो मिनी मेट्रो के रिटेलर्स के लिए जब आप डिस्ट्रीब्यूशन के उनके चैलेंजेस को देखते हैं, तो ऐसे में आप क्या सजेस्ट करेंगे उन्हें? देखिए, खासतौर से आपने आपका बहुत बड़ा योगदान सही रहा कहा। है। इनग्राम, या जी सो जैसे आपने कहा, इनग्राम माइक्रो is the largest distributor in the world, actually, not only in India, in the IT products especially, and we distribute a lot of products. We are engaging with more than 250 products in India, brands rather. देखिए, दो तीन चीज़ें हैं रिटेल पर, हमें भी सपोर्ट करना है, बिकॉज एज ए इंडस्ट्री लीडर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है टू सपोर्ट ऑल काइंड ऑफ रिटेल, ऑल काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। सो दो तीन चीज़ें की हैं। एक तो सबसे बड़ा फ़ायदा जो हुआ है वो जीएसटी के सेंट्रलाइज होने से हुआ है, जो मोदी गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा स्टेप लिया टू सेंट्रलाइज द जीएसटी। इससे क्या हो गया है कि हमको जगह 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 वेयर हाउस जो बनाने होते थे वो अब सेंट्रलाइज्ड हैं। सेंट्रलाइज्ड होने की वजह से वी आर वेरी क्लोज टू द कस्टमर। व्हेन आई से कस्टमर, चाहे वो आरडीएस हो या रिटेलर हो, तो उनके क्लोज हैं, तो उनको हम सप्लाई सही समय पे और सही प्रोडक्ट कर सकते हैं। अगर किसी को
washing machine चाहिए and somebody is preferring a black color not a white color, so we should have inventory of that black color also. तो वो inventory mix रखना easy हो गया है. Second, क्लोज टू द कस्टमर एज आई सेड, वो बड़ा ज़रूरी है. तो वो हम कोशिश करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्लोज रहें और सप्लाईज हमारी कंटिन्यूस रहें. सेकेंडली एक हमने कॉन्सेप्ट लॉन्च किया कुछ टाइम पहले विच इज़ B2B2C. तो हमने कॉन्सेप्ट क्या बनाया कि फेस पे तो एक बड़ा प्लेयर है, लाइक फॉर एग्जांपल ले लीजिए जैसे कि एक प्लेयर है विजय सेल्स, तो वो फ्रंट फेसिंग कर रहा है बट द बैक एंड हमारा एक सॉल्यूशन है विच इज B2B2C. तो दैट इज एंडलेस आइल. तो किसी कस्टमर ने मान लीजिए चेतन जी ने एक प्रोडक्ट कर दिया, वो जैसे सेल्स में जाके उन्होंने देखा, वहीं से ऑर्डर दिया, तो हमें पता चल जाएगा कि कस्टमर जो है चेतन जी हैं और जहाँ पे भी मेरे पास प्रोडक्ट अवेलेबल होगा वो मैं उनको डिलीवर करा दूंगा. विजय सेल्स का फ़ायदा क्या है, या XYZ को भी पार्टनर हो, उसका फ़ायदा क्या है कि उसको एक प्रोडक्ट के अगर 10 तरह के प्रोडक्ट हैं और डिफरेंट कलर्स हैं तो सारे SKUs उसको रखने की ज़रूरत नहीं है, तो उसकी इन्वेंट्री कम हो गई. सबसे पहले उसकी इन्वेस्टमेंट कम हो गया, राइट. सो सारे प्रोडक्ट रखने की ज़रूरत नहीं है, इन्वेंट्री की ज़रूरत नहीं है और इन्वेस्टमेंट कम हुआ और प्रोडक्ट मैंने फुलफिल कर दिया. सो इट्स अ विन विन सिचुएशन for a customer because he's getting the product from the place he desire. Secondly, investment कम हो गया पार्टनर का और हमारा फायदा क्या हुआ कि बिजनेस इज इंक्रीजिंग. सेकेंडली, विजय सेल्स और एन एक्स पार्टनर इज नॉट, उनका जो कस्टमर बेस था वो इंटैक्ट रहा, वो कहीं और नहीं गया लेने अगर कोई और सा कलर अवेलेबल नहीं था. तो ये B2B2C मॉडल जो एंडलेस आइल है, ये मॉडल ने बड़ा फायदा किया हम लोगों को और ये हम इसको और एग्रेसिवली बढ़ा रहे हैं. बहुत पार्टनर हमारे साथ जुड़े हुए हैं. सेकेंडली एक हमने आई एम ऑनलाइन करके प्लेटफॉर्म लाए. पहले क्या होता था स्टैंडर्ड ज़माने में कि पार्टनर सेल्स वाले को फ़ोन किया, ऑर्डर लिखाया, उसने ऑर्डर बुक किया, सिस्टम में गया, चला गया. आज की तारीख में अगर पार्टनर हमारे साथ लिंक्ड है, वो अपना ऑर्डर ऑनलाइन भी डालता है, उसे पता होता है मेरे सभी चीज़ों का कि मेरा प्रोडक्ट अभी करंटली कहाँ है, कब डिलीवर होगा, उसको सारी इन्वेंट्री की विजिबिलिटी होती है, तो सब कुछ वहीं से कर सकता है. तो ये जितने भी इनिशिएटिव्स हैं और क्लोजर टू कस्टमर हम जा रहे हैं, मैं बार बार इस पे एम्फेसिस कर रहा हूँ बिकॉज ये रिटेल का यही फेज उसको आगे बढ़ाने वाला है. अगर वो क्लोज टू द कस्टमर नहीं है और हम अपने कस्टमर के क्लोज नहीं है, इट्स अ कंप्लीट वैल्यू चेन विच इज गोइंग टू डिलीवर. सो ये इनिशिएटिव्स बड़ा हेल्प कर रहे हैं और इसी तरीके इनिशिएटिव मुझे लगता है और भी रिटेल हाउसेज और डिस्ट्रीब्यूशन हाउसेज और ब्रांड्स कर रहे हैं. सो दे आर गोइंग वेरी क्लोज. सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इसमें आ जाता है जब हम वाइट गुड्स और मोबिलिटी डिवाइसेस में और IT डिवाइसेस में आते हैं. सबसे बड़ा पॉइंट आ जाता है सर्विस का. बहुत से ब्रांड्स जो थर्ड पार्टी सर्विसेज यूज़ किया करते थे वो अपनी सर्विसेज ला रहे हैं बिकॉज उनका टैट है कि 24 आवर के अंदर कस्टमर की क्वेरी को रिजॉल्व करना है, खाली कॉल नहीं करना है, उसको रिजॉल्व करना है. सो ऑल द मेजर ब्रांड्स, आपने अपनी पर्सनल लाइफ में भी ये देखा होगा चेंज इन द लास्ट 1 or 2 years. द सर्विस एस्पेक्ट हैव इंक्रीज बिकॉज इट बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ कस्टमर डिलाइट. और सर्विस एस्पेक्ट पे अगर नहीं किया काम तो यू नो whomsoever does is will go to gain from it, तो वो वहाँ स्ट्रांग हो जाएगा. तो ब्रांड्स काम कर रहे हैं बट एट द एंड ऑफ द डे रिटेल कम्युनिटी एंड द रिटेल इंडस्ट्री इज गोइंग टू बेनिफिट फ्रॉम देयर. और जैसे कि अभी शिवेंद्र जी ने कहा था कि एक्चुअली हो गया, आई एम टेकिंग द पॉइंट ऑफ मिस्टर चेतन फॉरवर्ड कि ना एक परचेजिंग पावर बढ़ी है. प्लानिंग जो है 10 ईयर की नहीं हो रही है, प्लानिंग 1 year 2 year और मे बी मिड ऑफ 6 months और समथिंग लाइक दैट. तो जो ओवरऑल परचेजिंग पावर थी वो काफ़ी हद तक बढ़ रही है और वो परचेजिंग पावर बढ़ने की वजह से बिकॉज दे आर नॉट स्पेंडिंग ऑन बिग टिकट आइटम्स. वो सोचता है यार आई एम नॉट गोइंग टू बाय अ हाउस ऑफ 1 crore 2 crore और आइदर गो फॉर ऑन अ रेंट लिव माय लाइफ लेविशली. तो वो जो पैसा आ रहा है, परचेजिंग पावर बढ़ रही है, उससे लोग प्रोडक्ट ले रहे हैं, अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर बना रहे हैं. सो आई थिंक दीज आर सम ऑफ द थिंग्स व्हिच आर going to be very very critical to the retailers. And every 6 month 10 months we are having one initiative जो हम रिटेल के लिए कर रहे हैं एंड हमारा बड़ा स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्टिव है टू ड्राइव दिस. जी बिल्कुल.
जैसे शिवेन जी ने बताया था कि इंडियन रिटेल मार्केट जो है वो अनऑर्गेनाइज से अपने आप को ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ ले जा रहा है और वो ले जाना बहुत जरूरी भी है। तो एक अनुमान भी है कि आने वाले 3 से 5 सालों में जो मॉडर्न रिटेल है, जिसमें कि ई-कॉमर्स भी शामिल है, लगभग 30 से 35% की दर से वो बढ़ेगा। लेकिन जो ट्रेडिशनल रिटेल है वो घटकर अपने 65 और 70% पर आ जाएगा। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर खासतौर से मिनी मेट्रो में जो है उसको आप कितना बड़ा खतरा देख रहे हैं उसके लिए? हालांकि जो शिवेन जी ने बताया था वो कह रहे हैं कि उनको अपग्रेड करके वो खतरा उनका कम हो सकता है, लेकिन अगर इस रूप में देखें उनको तो आप कितना बड़ा खतरा मानते हैं? सो अभी जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि ऑनलाइन का जो अभी शेयर है दैट इज टिपिकली 37 to 40%, और जो फिजिकल रिटेल का है दैट इज अराउंड 60 to 62% ऑल कैटेगरीज कंबाइंड। गोइंग फॉरवर्ड देखिए, मैंने आपको बताया था पहले कि ऑनलाइन का ओवरऑल रेवेन्यू बढ़ेगा, पेनिट्रेशन बढ़ेगा, बट रिटेल को 10% से ऊपर का आने वाले 4 से 5 साल में फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि रिटेल अपना काम करेगा। रिटेल की कुछ यूएसपीज हैं जो को एग्जिस्ट करने वाली हैं। रिटेल में आप प्रोडक्ट को एज एवरीबडी सेड एक्सपीरियंस जोन में कन्वर्ट करना है, प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस करेंगे, बाय चाहे वो आप कर लें। जो रिटेल के प्लेयर्स हैं वो अपना ऑनलाइन लेकर के आ रहे हैं। छोटे छोटे रिटेल जिनकी 5 आउटलेट्स हैं उनका अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, और वो कहते हैं ओके आपको रिटेल पे नहीं आना है और आपको थोड़ा प्रोडक्ट को और इंफॉर्मेशन लेनी है, आपको सर्च करना है, ये मेरा प्लेटफॉर्म है, आप मेरे प्लेटफॉर्म से लीजिए। इफ़ यू गो टू LFR ऑल्सो, क्रोमा का अपना रिटेल है, सिमिलरली और प्लेयर्स का है, सभी का है। तो रिटेल आप खाली ऐसे ना देखें कि वो एक फिजिकल स्टोर है, वो फिजिकल स्टोर भी रहेगा, एक सेपरेटली उसका एक्सपीरियंस जोन भी रहेगा, थर्डली उसका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी रहने वाला है। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को आप फिजिकल स्टोर से जोड़ के देखिए, और 10% से ज़्यादा मुझे आने वाले 3-4-5 साल में डिफरेंस नहीं दिखता है जो होने वाला है। एंड आई एम सेइंग इट अगेन, both the formats are going to coexist. India being such a huge market, one category can't take over the other. बिल्कुल, बिल्कुल, जैसा आपने भी बताया, शिवेन जी ने, चेतन जी ने, सबने एक चीज़ पर तो बहुत क्लियर फ़ोकस किया है कि खरीदारी को लेकर के जो भारतीयों की मानसिकता है वो थोड़ी-सी अलग है। और एक डेटा बता भी रहे थे चेतन जी कि कैसे जो 70% जो ऑनलाइन खरीदारी होती है वो वापस कर दिया जाता है, मँगाने के बाद वो वापस कर दिया जाता है, जबकि रिटेल स्टोर जो होते हैं वहाँ पर से मुश्किल से 10% सामान ही ऐसे होते हैं जो वापस किए जाते हैं। मेट्रो के रिटेल के लिए यह जो है किसी अवसर से कम नहीं है। आप लोग दोनों ने जो बताया और शिवेन जी ने भी बताया, नवेद जी ने भी बताया कि कैसे उसका वो फ़ायदा उठा सकते हैं, कि जो एक फ़ील करने का है कि जो गुड्स हम खरीद रहे हैं उसको फ़ील करने का, उसको देखने का सामने से, उसका फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं। तो सवाल ये है कि इस तरह की जो जो दिक्कतें हैं, उसका अगर हम लोग फ़ायदा उठाने की बात करें, तो उनको किस तरह के स्ट्रैटेजी को फ़ॉलो करना चाहिए? शिवेन जी, आपसे मैं इस सवाल का जवाब जानना चाहता हूँ। देखें तो जैसा आपने बताया, बिल्कुल ये चैलेंज है हर ई कॉमर्स प्लेयर के लिए। ये चैलेंज है कि मंगाना 3 है, रखना 1 है, तो वापस करने हैं, तो हमें लॉजिस्टिक कॉस्ट भी देनी है और रिवर्स लॉजिस्टिक भी देखना है। तो इसीलिए ई कॉमर्स के जितने प्लेयर्स हैं ये सारे कि जो अपनी टॉप लाइन तो नजर आ रही है लेकिन बॉटम लाइन से सारे स्ट्रगल कर रहे हैं एज ए बिजनेस ओनर। ये ट्रुथ है, ये सच है। लेकिन वो तो जैसा कि चौधरी साहब ने इंसिस्ट किया, और बिल्कुल मैं मानता हूं कि ये खत्म हो जाएगा और वो रहेगा, ये तो बिल्कुल एक मिथ्या है और ये हम देखते आ रहे हैं, क्योंकि ये चर्चा आज की नहीं है, चर्चा पिछले 10 सालों से चल रही है कि ई कॉमर्स आएगा तो ऑफलाइन चला जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल चौधरी साहब ने जैसा बोला, जो माइंडसेट है आज की तारीख में बिजनेस ओनर्स का, दैट हैज टू बी चेंज्ड। आज की तारीख में जैसे हमारा अपना प्लेटफॉर्म है, तो इट इज नॉट ओनली प्योर ऑफलाइन एंड इट इज नॉट ओनली प्योर ऑनलाइन, इट्स अ कॉम्बिनेशन, और जिसका एक रिजल्ट है ओमनी चैनल। आज की तारीख में हमने ओमनी चैनल भी स्टार्ट कर दिया है टू एक्सपीरियंस। तो जो फिजिकल ऑफलाइन स्टोर्स है, जैसे गारमेंट की मैं बात करता हूँ, मैं गारमेंट की बात इससे ज्यादा कर रहा हूँ क्योंकि मैं उस लाइन में अपना एक लंबा समय दिया हुआ है। तो जो ये अभी चौधरी साहब ने बोला, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जब तक वो जो बाइंग है ना, टच एंड फील फैक्टर है, जब तक कपड़े को, शर्ट को हम डाल के नहीं देखते हैं, उसको डाल नहीं देखते हैं, सूट को नहीं देखते हैं, हम नहीं लेते हैं। ई कॉमर्स में आज की तारीख में अगर आप बाइंग देखिए, मोस्टली कैजुअल लेवल की, जब ये कोविड आया, घर पे लोग बैठ के पैजामा शर्ट में काम कर रहे थे, टी शर्ट में काम, तो उसकी बाइंग का जो रेशियो है वो बहुत बड़ा है। लेकिन आज की तारीख में जब हम सूट खरीदने जाते हैं, शादी के लिए बाइंग करने जाते हैं, या इवन रेगुलर ऑफिस के लिए ट्राउजर और शर्ट लेने जाते हैं, वी गो टू द फिजिकल स्टोर एंड देन ओनली वी बाई।
एंड द सेम इज द ऑनलाइन चैनल। जो ओमनी चैनल के आने से इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, कि वो जो रिटर्न है, आज ये इंडस्ट्री का रिटर्न है कि 30% टू 35% रिटर्न रहेगा ही रहेगा ई कॉमर्स में। हम भी ई कॉमर्स के सारे लीडिंग प्लेटफॉर्म पर हैं, हमने अपना कर दिया और हमने ओमनी चैनल भी स्टार्ट कर दिया है। तो कमिंग टू योर क्वेश्चन इज बैक, कि वो जो रेशियो है इस तरह से रिटेल जो जा रहा है वो उसी तरीके तरफ से जा रहा है कि इट इज गोइंग टू बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन, और इन दोनों को मिलकर एक जो चीज बनी है ओमनी चैनल, उसका बहुत बड़ा फायदा है। बिजनेस हाउसेस के लिए फायदा ये है, कंज्यूमर्स के लिए, दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है कि आज जो मेरा एक पर्टिकुलर ऑफलाइन पे जो मेरी इन्वेंट्री हाईलाइटेड है या जो मेरी इन्वेंट्री लाइव है, अगर वो पर्टिकुलर, अगर हमें 40 नंबर की शर्ट चाहिए लेकिन वो पर्टिकुलर फिजिकल स्टोर पे मेरा कस्टमर जाता है, उसको नहीं मिलती है, देन ओमनी चैनल के माध्यम से वो मेरे किसी भी स्टोर पे पड़ी हुई है, वो मेरे अगर यहाँ से जाके गुजरात के किसी स्टोर में भी पड़ी हुई है वो शर्ट, मतलब इतना लंबा डिस्टेंस भी कवर करता है, वो शर्ट उसको वहां से पहुंच जाती है। उसमें लॉजिस्टिक का रोल बहुत प्ले होता है। सो गोइंग फॉरवर्ड ऑल्सो ये बड़ी डायनेमिक इंडस्ट्री है विच इज गोइंग टू बी चेंज। नेक्स्ट जो 2030 की हम बात कर रहे हैं उसमें ना ऑफलाइन जाने वाला है ना ऑनलाइन जाने वाला है, बल्कि ये अवसर है, जैसे हमने बात की, इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर द ऑफलाइन रिटेलर ऑल्सो टू मार्केट देयर प्रोडक्ट टू ऑनलाइन एज वेल। 4-5 दुकानें जिसकी आ जाती हैं वो डेफिनेटली कोई ना कोई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लेके आ जाता है, या तो आपके लीडिंग जो मार्केट प्लेस मॉडल है तो उनके लिए। तो इट्स द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर द ऑफलाइन प्लेयर। आज 5 दुकानें हैं, वो कल 10 हो जाएंगी, उतनी इन्वेंट्री बढ़ जाती है उनकी, वो इन्वेंट्री उस पर जाके लाइव हो जाती है। तो रिटर्न इज अ चैलेंज, दैट्स करेक्ट। 3 मंगाना है, 1 रखना है, 2 वापस करना है, ये सच है। तो उसमें लॉजिस्टिक क्वांटिटी बढ़ती है और बिजनेस पे प्रेशर है। लेकिन अगर एक बहुत ही फाइन ट्यून चैनल बना के हम काम करें, ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन दोनों को मिक्स करके, एंड ओमनी चैनल जो एक बहुत बड़ा हेल्प मार्केट में कर रहा है, उसको लेके अगर हम चलते हैं तो इट्स डेफिनेटली विन सिचुएशन फॉर नॉट ओनली टीयर 1 को हटा दे, टीयर 2 और टीयर 3 के जो स्टोर हैं या जो हमारे ऑफलाइन प्लेयर्स हैं, दे हैव टू गो विद देयर। दूसरी इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो अपने आप को कंपटीशन में बचा के कैसे रखे। तो जैसा स्टार्ट कर रहा था, चौधरी साहब ने भी मेंशन किया था कि कस्टमर के टच में रहना बहुत जरूरी है, एंड इसमें जो बड़ा रोल प्ले करेगी वो करेगी टेक्नोलॉजी। कस्टमर जो एक बार आता है ऑफलाइन में, हम उसे ये कि आया, उसने विंडो शॉपिंग करी या छोड़ दिया, उसको हमें एक बार अपने एनरोल कराना है, रजिस्टर कराना है, और फिर कंटिन्यूअसली, चूंकि ऑनलाइन का प्रेशर पे अगर मैं लिंक करता हूं तो वो कंटिन्यूअसली प्रोडक्ट की जानकारी और प्रोडक्ट की उसकी ऑफरिंग उसको हमें लगातार बताते रहना पड़ेगा कि जब वो मार्केट आए तो ही हैज टू एंटर टू अवर शॉप। एक बार हमें ये मान ली कि अगर वो मेरी दुकान के अंदर आ गया है तो हम तो उसे बेच के मानेंगे और बेच लेंगे, क्योंकि मेरा प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए। फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि आज की तारीख में जो कस्टमर अगर 500 रुपए भी एक शर्ट के दे रहा है या 600-700 रुपए एक शर्ट के दे रहा है, एक बार अगर खराब, तो फर्स्ट ऑफ ऑल द बेसिक्स पे आप अपने स्टिक करिए। आपको अपने बेसिक्स को अच्छा करना है, प्रोडक्ट को अच्छा करना है, वैल्यू फॉर मनी, एवरीवन वांट वैल्यू फॉर मनी। ई कॉमर्स से ये लर्निंग लोगों को मिली है कि उन्होंने इतना डिस्काउंट ऑफर कर दिया, सारी चीजें ऑफर कर दी कि वैल्यू फॉर मनी, इसका मतलब सबको चाहिए कस्टमर को। आज ऑफलाइन में जो चीज मिल रही है वो उधर क्यों जा रहा है? क्योंकि उसे उधर डिस्काउंट ज्यादा मिल रहा है, प्रोडक्ट पे वो बाद में जा रहा है, तस्वीर देख के एटलीस्ट। फिर वो घर आता है तब वो देखता है कि यार ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, इसका कपड़ा अच्छा नहीं है, इसका फैब्रिक अच्छा नहीं है, तो वो रिटर्न कर देता है। इसलिए वो 3 में से 2 रिटर्न जा रहे हैं। अगर वही फैसिलिटी और वही सारी चीज हम उसे ऑफलाइन में स्टोर में दे रहे हैं तो इट्स बीइंग देयर। सो द सेम थिंग है, दोनों चीजें रहेंगी, मिक्स रहेगा। आपको अपने कस्टमर के कंटिन्यूअसली टच पे रहना है, मार्केटिंग पैटर्न बदलने पड़ेंगे। जैसा कि वो फ्लैट्स और सारी जो प्रिंटिंग थी उससे थोड़ा बाहर करके डिजिटल मार्केटिंग की तरफ चीजें जा रहे हैं। व्हाट्सएप बहुत बड़ा कनेक्ट है। छोटे शहर हैं या टीयर 2 टीयर 3 के है ना, उसमें जैसा अभी 10-10 सालों से लोग, उनकी तो पूरी फैमिली उसी दुकान में जाके शॉप कर रही है। तो वो ई कॉमर्स, हम ही अपना ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को थोड़ा सा चेंज करेंगे, हम ही अपने को थोड़ा सा डिजिटाइज करेंगे। सो दैट्स द केस। तो नीचे नहीं रहने वाला है। चैलेंजेस हैं ई कॉमर्स में, रिटर्न रेशियो बहुत हाई है, 30% तो फिक्स रिटर्न रेशियो है, बट उसके साथ साथ अपॉर्चुनिटीज भी बहुत है टीयर 2 और छोटे प्लेयर्स के लिए भी। जैसे जैसे वो ऑर्गेनाइज्ड होंगे तो बात घूम फिर के वहीं आनी है। द मोमेंट यू गेट फ्रॉम योरसेल्फ फ्रॉम अनऑर्गेनाइज्ड टू ऑर्गेनाइज्ड, दिस इज ऑल द टूल्स ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड। आपको ओमनी चैनल पे आना पड़ेगा, आपको सारी चीजों में आना पड़ेगा, उससे करते करते सारी चीजें ठीक है। सो आई थिंक दैट वुड बी अगेन गोइंग टू बी 10 सालों में सारी चीजें बदलाव देखने को मिलेगा, बहुत जरूरी है। और खासतौर से अगर मतलब कैंटरबिल की बात करूँ मैं, तो कैंटरबिल ही ऐसा जो टीयर 2-3 सिटी में बहुत एक्टिव है। और सबसे अलग बात ये है कि वो ऑफलाइन भी उतना ही एक्टिव है जितना कि ऑनलाइन, और आप उन दोनों को देख रहे हैं। तो अगर मिनी मेट्रो के संदर्भ में मैं पूछूं कि क्या लगता है कि कौन सा ज्यादा काम कर रहा है, तो क्या कहेंगे? दोनों। मैं बिल्कुल ही वही बात बोलूंगा आपको कि जैसे अपना नेटवर्क हम बताएं
आज से जब हमने एक्सपेंशन स्टार्ट किया 2010 के बाद से, उसके बाद रिटेल में मंदी आई, पिछले 2017 आया, तो फिर उसके बाद कोविड आ गया। तो हमने जो अपना एक्सपेंशन किया वो मोस्टली, अब आप देखो, क्योंकि हम दिल्ली बेस्ड ब्रांड इनिशियली थे, तो नॉर्थ में ऑलरेडी वी हैव ए वेरी गुड प्रेजेंस। एनसीआर में 80-85 स्टोर है। आज हमारा नेटवर्क 450 स्टोर का हो गया। अगले 3 से 4 सालों के अंदर ये 700 स्टोर हो जाएगा और ये बढ़ता ही रहेगा। सेम कहूँ ई कॉमर्स, तो मेन एक्सपेंशन जो था वो टियर 2 और टियर 3 सिटीज में था, या आगे भी वहां पर होता रहेगा। तो जैसे जैसे एक्सपेंशन हम देख रहे हैं, वहां का जो यंग एस्पिरेंट कस्टमर है, दे जस्ट वांट टू एसोसिएट विद द ब्रांड। आप टियर 3 फूड ने कैंटाबिल एज ए शॉप, दे वर बीन टेकिंग लाइक एनीथिंग। मतलब पहले दिन कुछ ऐसे स्टोर शहर थे जो बहुत ही छोटे आपको नजर आएंगे, वहां पर हमने इतनी अच्छी बिलिंग करी है कि वी कैन नॉट इमेजिन टियर 1 या उसमें किसी स्टोर में नहीं होता। तो जो यंग एस्पिरेंट कस्टमर है वो बिल्कुल जुड़ना चाहता है। अगले 10 सालों में या 2030 तक की जो बात कर रहे हैं, जनरेशन वाई का जो कस्टमर है, वो वांट टू एसोसिएट विद द ब्रांड। तो अच्छे ब्रांड, फर्स्ट ऑफ ऑल वैल्यू फॉर मनी, जैसा मैंने बोला, आप प्राइस ले रहे हैं तो आपको वो प्रोडक्ट उसको देना पड़ेगा, उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। एक बार वो कस्टमर जो क्वालिटी की वजह से जाएगा वो तो कभी वापस नहीं आने वाला, वो और मार्केट आपकी खराब करेगा। तो गोइंग फॉरवर्ड टियर 2 टियर 3 के एक्सपेंशन इज वेरी सक्सेसफुल। वहां पर रिटेल कॉस्ट हमारी कम होती है, हमें तो बहुत अच्छे, मतलब बहुत अच्छे रिस्पांस मिल रहे हैं, इसीलिए इतना एक्सपेंशन हो रहा है। पिछले 100 स्टोर हमने वहीं पर होती है, तो इस वजह से, क्योंकि वहां पर रिटेल कॉस्ट कम है, तो हमारे लिए भी बिजनेस वायबिलिटी अच्छी बन जाती है एज कम्पेयर टू टियर 1 में जहाँ जगह है, क्योंकि 8 बड़े मेट्रो सिटीज है, वहां पर अपने स्टोर हैं। मुंबई में अपने स्टोर लगातार ही खुलने, दिल्ली में ऑलरेडी। दूसरा डेस्टिनेशन जैसे जयपुर है, जयपुर में हमारा सेकंड, हमारे 22+ स्टोर एक जयपुर सिटी में, मिनी मेट्रो सबसे बड़ा स्टोर है आज की तारीख में, दिल्ली के बाद जयपुर। तो बहुत स्कोप है रिटेल के लिए, बहुत स्कोप है, बशर्ते यू हैव टू बी योर बेसिक्स राइट। उसी तरह से है कि जैसे जैसे ऑनलाइन में हम ओमनी चैनल में आ रहे हैं, आज अगर हमारा इवन टियर 3 का जो कंज्यूमर है, जो आज की तारीख में क्या गैजेट फ्रीक्स आ रही हैं, 10 साल की मेरी बेटी है, 11-12 साल के जो बच्चे हैं, वो इमीडिएटली गैजेट्स पे आ जाते हैं, उन्हें हमसे ज्यादा पता है, बहुत चीजें ये हमें बताते रहते हैं। तो द मोमेंट वो जरूरी नहीं ओमनी चैनल से उसने पसंद कहीं किया, वो माल मेरा दिल्ली में पड़ा हुआ है, उसको वहां पर मिलेगा जाके, वो महसाना है कि स्टोर है गुजरात का छोटी जगह में, उसे वहां वो माल मिलेगा जाके। सो ई कॉमर्स एज वेल एज ऑफलाइन दोनों के लिए अपॉर्चुनिटी है, बिजनेस के लिए भी और कंज्यूमर के लिए। तो वी हैव टू टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी। टियर 2 टियर 3 इवन टियर 4, लॉट ऑफ स्कोप इन द फिजिकल ब्रिक एंड मोर्टर स्टोर्स, बहुत अपॉर्चुनिटी है। बहुत सारे स्टोर्स हैं जो टियर 1 से अच्छा कर रहे हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो दोनों का मिक्स एंड मैच चलेगा, तो इट इज गुड फॉर द बिजनेस एज वेल एज कंज्यूमर, क्योंकि अल्टीमेटली हमें ये देखना पड़ेगा कि कंपटीशन का फायदा हमेशा एंड यूजर को होता है। जैसे जैसे बिजनेसेस होंगे, हमें अपने आप को उसमें से प्रॉफिट्स निकाल के चलने हैं, हमें अपने आप को अच्छे से ग्रोथ करना है, अल्टीमेटली रिजल्ट, अल्टीमेटली फायदा उसका कंज्यूमर को मिलना है, बेनिफिट फॉर बोथ, दैट्स द केस। चेतन जी, आपसे जानना चाहूंगा, आज जब हम सब लोग यहाँ पर इस पे डिस्कशन कर रहे हैं रिटेल को लेकर के, और जिस रिटेल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो उसमें दैनिक जागरण आईनेस्ट का जो इनिशिएटिव है एनजीआरएस, उसका एक बड़ा रोल है, और उसी वजह से उसी चीज को लेकर के भी हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा विस्तार से बताएं कि क्या है एनजीआरएस और इसका फायदा रिटेलर्स कैसे उठा सकते हैं। जी, एनजीआरएस पे मैं चर्चा करता हूँ। एनजीआरएस क्या है और ये इनिशिएटिव हमने कैसे शुरू किया और क्या इसके फीचर्स हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, कैसे वो रिटेलर्स उसका फायदा उठाते हैं। सबसे पहले 2 मिनट जो सुरेन जी ने और नावेद जी ने शेयर किया, उसके 2 बहुत रियल लाइफ और बेहतरीन एग्जाम्पल्स हैं जो मैं शेयर करना चाहूँगा। देखिए, ये जो ऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड, ऑनलाइन और ऑफलाइन का हम चर्चा कर रहे हैं, इसमें बेसिकली अगर इस मॉडल को देखिए तो आने वाले टाइम में ये हाइब्रिड मॉडल के तौर पे ही निकल के आने वाला है। ये 2 अलग अलग मॉडल्स नहीं है, ये मॉडल इवेंचुअली एक मॉडल बन जाएगा और ये हाइब्रिड मॉडल के तौर पे ही रन करेगा। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल ने ऑनलाइन सर्विस बायजूस, जो कि फिजिकल फॉर्म में नहीं थी, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म था जिसने अपने को कन्वर्ट किया और आज बायजूस अपने ऑफलाइन सेंटर्स खोल रहा है। यानी कि वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अपनी सर्विस को ऑफलाइन पे डिलीवर कर रहा है आज के टाइम में। नाउ ऑनलाइन ऑफलाइन वो दोनों मॉडल्स पे अवेलेबल अपनी सर्विस को प्रोवाइड कर रहा है कस्टमर्स को। जो कस्टमर्स ऑनलाइन लेना चाहते हैं वो ऑनलाइन अवेल कर रहे हैं, जो ऑफलाइन लेना चाहते हैं वो ऑफलाइन अवेल कर रहे हैं। कन्वीनियंस। दूसरा एग्जाम्पल ऑफलाइन से ऑनलाइन का, टाटा कंज्यूमर, टाटा ग्रुप एफएमसीजी सेक्टर में जिसके अलग अलग ब्रांड्स हैं, चाहे वो नमक हो चाहे वो चाय हो, उसने अपने आप को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बिग बास्केट को एक्वायर करने के बाद अवेलेबल करा लिया कस्टमर्स के बीच में।
वो अपने को ट्रांसफॉर्म कर रहा है ऑफलाइन से ऑनलाइन में। अगेन उसका भी ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं कस्टमर के पास अवेलेबल रहूं, कन्वीनियंस उसकी मैच कर सकूं और उसके प्रोडक्ट को जब उसकी भी जरूरत है मैं उसको डिलीवर कर सकूं। अगेन जो हम लोगों ने एक सेशन पीछे चर्चा करी थी कन्वीनियंस की, कस्टमर को सर्विस और कन्वीनियंस अगर प्रोवाइड करें, चाहे वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो चाहे ऑफलाइन प्लेटफॉर्म हो, ब्रांड को दोनों प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल रहना ही पड़ेगा। चाहे वो ट्रांजैक्शन के फॉर्म में हो, चाहे वो कम्युनिकेशन के फॉर्म में हो, चाहे वो मार्केटिंग के लिए हो, ब्रांड की पोजीशनिंग के लिए हो, चाहे वो सर्विस के लिए हो, बट दे हैव टू बी देयर ऑन बोथ द प्लेटफॉर्म्स। आई थिंक यही हाइब्रिड मॉडल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी कंपनी और किसी ब्रांड को सक्सेस पाथ पे ले जा सकता है। एनजीआरएस इसी रूप में सबसे एक स्ट्रॉन्ग फिटमेंट बन जाता है, खास करके मिनी मेट्रोज के छोटे रिटेलर्स के लिए। एनजीआरएस क्या है? एनजीआरएस जैसा कि नाम हमने इसका रखा था, नेक्स्ट जेन रिटेल सॉल्यूशंस। नेक्स्ट जेन, जेन जी भी है और जेन मिलेनियल्स भी है, जेन जी भी है और सबके लिए रहेगी आई थिंक। तो नेक्स्ट जेन रिटेल सॉल्यूशंस में बेसिकली जो छोटे रिटेलर्स हैं, जो मिनी मेट्रोज के रिटेलर्स हैं, वो कैसे कस्टमर के साथ कनेक्ट बना के रख सकते हैं, कैसे अपनी ऑफरिंग को उन तक पहुंचा सकते हैं, ये उसका एक मैकेनिज्म है जिसमें कि चाहे वो प्रिंट हो, चाहे वो रेडियो हो, चाहे वो डिजिटल हो, जो बेस्ट फिटमेंट है उनके लिए, वो जिस तरह का प्रोडक्ट है, जिस तरह की ऑफरिंग है, उसके लिए जो उनके लिए सबसे बेस्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, वो हम एनजीआरएस के थ्रू अपने पार्टनर्स को, एडवर्टाइजर्स को प्रोवाइड कराते हैं। सो बहुत इजी और सिंपल पैकेजेस हैं एनजीआरएस के, जिसमें कि छोटा रिटेलर जो ये सोचता है कि प्रिंट मेरे लिए अखबार में एक ऐड देना बहुत महंगा है और वो मेरी अफोर्डेबिलिटी रेंज के बाहर है, तो वो मिथ जो है वो मिथ हम ब्रेक कर सकें और उसको ये बहुत आसानी से समझा सकें कि पहली बात तो ये खर्च नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है। तो एक एडवर्टाइजमेंट देना और एडवर्टाइज करना, प्रचार करना अपने प्रोडक्ट के बारे में, इट इज एन इन्वेस्टमेंट जो आपको पे आउट करेगी। उसके लिए आपको मोड कौन सा सेलेक्ट करना है, यानी कि मीडियम कौन सा सेलेक्ट करना है, वो आपके बजट पे निर्भर करेगा। सो जैसा आपका बजट वैसी एनजीआरएस की ऑफरिंग। सो देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पैकेजेस जिसमें कि सिर्फ प्रिंट है, प्रिंट और रेडियो भी है, रेडियो और डिजिटल भी है, प्रिंट, रेडियो और डिजिटल भी है। सो जैसी नीड वैसा सोल्यूशन, दैट इज व्हाट नेक्स्ट जेन रिटेल सोल्यूशन फ्रॉम दैनिक जागरण आई नेक्स्ट। तो रिटेलर्स के लिए जो कंज्यूमर्स तक पहुंचने का जो है बहुत सारे माध्यम है और कई ऐसे इफेक्टिव माध्यम है जिसके बारे में अभी हम लोगों ने चर्चा भी की। तो उसी में न्यूज़पेपर की भी एक बड़ी भूमिका है। आज भी जैसे जो डिफरेंस हम लोग बता रहे थे ना कि कैसे ऑफलाइन और ऑनलाइन में डिफरेंस है, आप फील कर सकते हैं, आपके एक रिलेशन है, वो आपको पर्सनली जानता है। अगर वैसे ही हम लोग अखबार और डिजिटल की तरफ देखें तो अखबार का जो एक भरोसा है वो एक अलग किस्म का है, ऑनलाइन एक अलग किस्म का है। तो अगर मेरा सवाल नावेद जी से कि नावेद जी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कंज्यूमर तक पहुंचने का सबसे इफेक्टिव माध्यम आप क्या मानते हैं, और अगर न्यूज़पेपर को देखें तो उसकी कितनी बड़ी भूमिका आप देखते हैं? देखिए, सारे मीडियम और मीडिया व्हीकल्स जितने भी हैं सब अपना काम करते हैं। इसमें समथिंग माइट बी इफेक्टिव समवेयर, समथिंग माइट नॉट बी, और मे बी couple of mediums working in a particular room. It differs even from state to state, even city to city also. Somewhere cinema works, somewhere print works. So there are different kind of studies we used to do. अलग अलग चीज़ें हैं। जब टेलीविज़न आया था लोगों ने कहा था कि प्रिंट ख़त्म हो जाएगा, और जब इंटरनेट आया तो लोगों ने कहा टीवी ख़त्म हो जाएगा, बट नथिंग हैज़ हैपेंड, एवरीथिंग कोएग्जिस्ट्स। देखिए, प्रिंट अपना काम करता है। प्रिंट की एडवांटेज देखिए, पेनिट्रेशन इज़ मच हाई, वर्नाकुलर्स आर इंक्रीजिंग बाय द डे, द साइज एंड द इम्पैक्ट इज लार्ज। इफ़ यू आर लुकिंग एट, आप कहते हो जी मुझे इम्पैक्ट क्रिएट करना है, इफ इट इज अ स्टोर ओपनिंग, योर फुल पेज कैन नॉट, nobody can beat that. So retailer confidence are there in newspaper. If there is a large information to be provided, आपको अफोर्डेबिलिटी की भी बात करनी है, आपको अपने प्रोडक्ट की यूएसपी की भी बात करनी है, अपनी हिस्ट्री की भी बात करनी है। सो प्रिंट आपको लार्ज स्पेस प्रोवाइड करता है, इम्पैक्ट प्रोवाइड करता है, पेनिट्रेशन प्रोवाइड करता है। बट डिजिटल
जो है वो के कुछ फ़ायदे हैं। डिजिटल कैंपेन उसी बजट में ज़्यादा दिन चल सकता है। क्रिएटिव आप मिडवे चेंज कर सकते हो। प्रिंट इज़ अ पेरिशेबल आइटम, इट इज़ नॉट, इट कैन गो फॉर अ मंथ, 15 डेज, यू कैन चेंज क्रिएटिव, राइट? वो सारे काम हो सकते हैं। डिजिटल में एक काम जो हमने किया है वो काफ़ी इफेक्टिव है रिटेल के पर्सपेक्टिव से, विच इज़ कैंपेन तो आप सेंट्रली कर रहे हैं, बट जो लीड है, हमने पार्टनर्स के फेसबुक पेज, लिंक्डइन पेजेस बनाए, कैंपेन सेंट्रली चलाई, बट लीड्स उनको दी, तो उनके पेज पे लीड लैंड कर रही है और वो लोग प्रोस्पेक्टिव कंज्यूमर्स को कॉलिंग कर रहे हैं और डील्स को क्लोज कर रहे हैं। तो क्या होता है कि डिजिटल कैन वर्क लोकली ऑल्सो, इट्स अ स्पोक मॉडल, सो वो चल रहा है। देन व्हेन कम्स टू अदर मीडियम्स, दोज आर रिमाइंडर मीडियम्स। व्हेन यू से एफएम, आउटडोर कैन नेवर बिकम अ प्राइमरी मीडियम, वो रिमाइंडर मीडियम्स हैं, दे वर्क इन कंजंक्शन विद वन ऑफ द मीडियम which is primary is TV, print, and your digital. These are the primary mediums. बट हर मीडियम को देखना पड़ेगा आपका कहाँ हो, किस मार्केट में ऑपरेट कर रहे हो, किस प्रोडक्ट में ऑपरेट कर रहे हो, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है कैंपेन का, उस हिसाब से आपको पिक एंड चूज करना होता है अपने मीडियम को। और मेरे ख्याल से सारे ही मीडिया व्हीकल्स अपना काम करते हैं, वही रीज़न है कि सब को एग्जिस्ट करते हैं। बट अगर आप ये कहें कि सिर्फ यही मीडियम है या वही मीडियम है, उस तरह से नहीं चलता है। अगर आप प्रिंट कर रहे हैं और साथ के साथ उसी सिटी में आउटडोर भी कर रहे हैं तो वो रिमाइंडर मीडियम वो काम करता है। अगर आप प्रिंट करते हैं सुबह में, शाम दिन में ऑफिस जा रहे हैं और एफएम को सुन रहे हैं, तो रिमाइंडर मीडियम का काम करता है। तो और सारे मीडियम्स को एग्जिस्ट करते हैं, करते रहेंगे। और बट हाँ, प्राइमरी मीडियम्स आर 3, देयर आर लॉट ऑफ रिमाइंडर मीडियम्स। आउटडोर में भी बहुत हो जाते हैं, सिटी आउटडोर एक हो जाता है, मॉल आउटडोर एक हो जाता है, एयरपोर्ट आउटडोर अपना अलग काम करता है, एयरपोर्ट आउटडोर सेपरेटली काम करता है, इट केटर्स टू SEC AA+ who are flying from one city to another, वो भी एक रिमाइंडर मीडियम है। सो पिक एंड चूज करना मीडियम को डिपेंड करता है आपकी स्ट्रेटेजी पर, आपकी रिक्वायरमेंट पर, और आपका लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या है। सारे ही मीडियम इफेक्टिव है और उनको बिल्कुल कंबाइन करके अपने यूज करना चाहिए। आपकी स्ट्रेटेजी क्या है, आपके टारगेट क्या और कौन है, उसके आधार पर ये डिफाइन होता है। तो शिवेन जी, मैं आपसे भी ये चीज जानना चाहूंगा कि खासतौर से टियर 2 टियर 3 सिटीज में जब आपको अपने कंज्यूमर्स तक पहुंचना पड़ता है, तो आप कम्युनिकेशन के लिए किस चीज का सहारा लेते हैं? मतलब मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि आप किस चीज का सहारा लेते हैं, कि आप किसको इफेक्टिव मानते हैं ज्यादा? सो दोनों, जैसा कि अभी नावेद जी ने बोला, दोनों ही है हमारे। जब हम नया स्टोर कहीं पर खोलते हैं टियर 2 और टियर 3 में, तो वहाँ हम प्रिंट पे भी जाते हैं। तो हमारा जो मार्केटिंग का स्पेंड है, या जो मार्केटिंग के स्पेंड का पैटर्न है, तो ऑलरेडी वो 2 तरीके से डिवाइडेड है, मतलब 3 तरीके से आप कहेंगे। तो जो एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस है, दैट है हमारा जो कस्टमर टच है, दैट इज थ्रू SMS कैंपेन, दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड दैट द मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन इज देयर। बट जो नए स्टोर में हम जाते हैं, तो वहाँ पर ऑफलाइन की प्रिंटिंग की, जैसे ऑनलाइन और ऑनलाइन के डिफरेंस, जैसे ऑफलाइन प्रिंटिंग में हम जाते हैं तो प्रिंट मीडिया इज बीइंग देयर। जब हम नया इंट्रोडक्शन जाते हैं तो वहाँ पर हम नया पेपर में न्यूज़पेपर ऐड होते हैं, वहाँ पर सिनेमा हॉल्स को हम कवर करते हैं, स्ट्रीट्स को हम कवर करते हैं, ऑल द मेन पॉइंट्स को हम कवर करते हैं। तो ये एक मीडियम है जब हम नया स्टोर खोलते हैं। उसके बाद जैसे जैसे वो कस्टमर कन्वर्ट होता है, तब वो डिजिटल मार्केटिंग की तरफ से हमारा फोकस रहता है, और साथ में जो ये SMS कैंपेन है, दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। तो इसमें भी वही चीजें हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों का मिक्स है। दोनों चीजें, जहां पर जितनी स्पेंडिंग चाहिए वो चाहिए। जब नया स्टोर हम खोल रहे हैं तो हम ऑफलाइन भी प्रिंटिंग करेंगे, न्यूज़पेपर पे भी जाएंगे, सिनेमा हॉल्स में भी जाएंगे, हम पिलर्स पे भी जाएंगे, हम सारे अच्छे पॉइंट्स को कवर करेंगे। तो इस तरह से मिक्स एंड मैच है दोनों का ही। तो ATL BTL दोनों एक्टिविटीज पे वो कवर करते हैं, प्रिंट भी है और आपका डिजिटाइजेशन भी है। तो कंप्लीटली देयर इज अ कंप्लीट मार्केटिंग प्लान फॉर द न्यू स्टोर्स एज वेल एज एग्जिस्टिंग स्टोर, वी वर्क अकॉर्डिंगली। तो इस तरह से दोनों में जाता है। जी बिल्कुल, दोनों ही। और बल्कि पूरी जो बातचीत हुई हम लोगों की आज, उसका निष्कर्ष ये निकल करके आता है कि आप जिसकी बात करते हैं हम लोग लगातार कि ये चीज चला गया, ये चीज जाने वाला है, सवाल उसका जाने वाला कैसे, उसको बचाना कैसे है, वो अपग्रेड कैसे हो सकता है, और वो एग्जिस्ट तो करेगा ही करेगा। वैसे ही बिल्कुल जो चाहे कम्युनिकेशन का मामला हो, चाहे रिटेल का मामला हो, ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, एग्जिस्ट सबको करना है। तो अब समय हो गया है कि हम इस बातचीत को यही विराम दें। एक बार फिर अपने एक्सपर्ट्स मिस्टर नावेद चौधरी, हेड ऑफ मार्केटिंग इंदिरा गांधी माइक्रो इंडिया,
मिस्टर शिवेंद्र निगम, सीएफओ कैंटरबिल रिटेल इंडिया, और मिस्टर चेतन सहगल, ब्रांड हेड दैनिक जागरण आईनेस्ट का शुक्रिया कि इन्होंने अपना कीमती समय हमारे व्यूअर्स के लिए निकाला। साथ ही व्यूअर्स का भी धन्यवाद। हम इस समय यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर लाइव थे और आपके ढेर सारे सवाल इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि हमें इस विषय पर अभी और बातचीत करनी चाहिए। तो इस वादे के साथ कि जब वेबिनार समाप्त करते हैं, नेक्स्ट सैटरडे आपसे फिर मिलेंगे इसी विषय पर और बातचीत करने के लिए। तब तक ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।